दोस्तों, बॉलीवुड पोल खोल के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और भाई साहब, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और करना चाहते हो तो कर लो, नहीं करना चाहते हो तो दिक्कत कोई नहीं है। भाई साहब, आप वीडियो देखिए, एंजॉय कीजिए, प्रॉब्लम नहीं है बिल्कुल भी। एक छपरी कॉमेडियन है जिसका नाम है मुनव्वर फारूकी। ये बिग बॉस में आया था, बिग बॉस से ये फेमस हुआ है, बिग बॉस के बाद ही मैं इसे जानता हूं। लेकिन अब इस छपरी ने कहा है कि किसी को भी बिग बॉस में नहीं जाना चाहिए। बिग बॉस एक अच्छा शो नहीं है, बिग बॉस एक वाहियात शो है, बिग बॉस करने से किसी को कोई फायदा नहीं होता। आप मुझे बताइए, जिस आदमी को दुनिया जानती ही बिग बॉस की वजह से है, जिस लुखे को बिग बॉस की वजह से मैं जानता हूं, बिग बॉस से पहले मुझे पता ही नहीं था कि ये कौन है, वो आदमी आज दुनिया वालों को ये कह रहा है कि किसी को भी बिग बॉस में नहीं जाना चाहिए। भाई साहब, जिस शो ने तुझे इतना कुछ दिया है उसका थोड़ा तो मान सम्मान रख मेरे भाई, थोड़ा सा, अगर थोड़ी सी भी शर्म है तुझमें तो। ये बात तो मैं आप लोगों को अपने पिछले वीडियो में बता ही चुका हूं कि काजोल ने अपने शो में कहा था कि मैरिज की भी एक्सपायरी डेट होनी चाहिए, मैरिज का भी रिन्यूअल टाइम होना चाहिए। एक ही आदमी से शादी करके हमेशा उसके साथ नहीं रहना चाहिए। अब अजय देवगन ने काजोल की इस बात का जवाब दिया है, लेकिन काजोल का नाम लिए बगैर। अजय ने कहा है कि आज की तारीख में प्यार की कोई वैल्यू ही नहीं रही। यानी एक तरह से देखा जाए तो अजय का कहना यह है कि मैं अपनी बीवी से इतना प्यार करता हूं, अपनी बीवी को सब कुछ दिया, लेकिन आज मेरी बीवी ये कह रही है कि उसको शादी करने के बाद कुछ भी नहीं मिला, शादी की एक्सपायरी डेट होनी चाहिए, यानी कि वो मेरे साथ खुश नहीं है। अजय भाई, वैसे तो ये आप दोनों का पर्सनल मैटर है तो इसमें हमें बोलना नहीं चाहिए, लेकिन जो हरकतें आपकी है उन हरकतों को अगर देखा जाए तो काजोल जो कह रही है वो बिल्कुल सही कह रही है, क्योंकि आपके लक्षण ही ऐसे हैं भाई साहब। आप नेशनल मीडिया पर बैठकर ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं कि अगर कोई भी बीवी आपकी हरकतें देखेगी तो जाहिर सी बात है वो यही कहेगी कि भाई शादी की एक्सपायरी डेट होनी चाहिए। तो अपनी हरकतें सुधारो मेरे भाई, काजोल को ब्लेम करने से पहले अपने गिरेबान में झांको आप। राजा मौली ने नेशनल मीडिया के सामने कहा था कि वो एक नास्तिक है और उसको भगवान पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, उसको हनुमान जी पर भी भरोसा नहीं है। आपको पता ही है कि आज के वक्त में देश में हर किसी को पब्लिसिटी चाहिए, हर कोई फेमस होना चाहता है। तो एक भाई इसी बात को लेकर अदालत में पहुंच गया है और उस भाई ने राजा मौली के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी है कि राजा मौली ने बहुत ही गलत बात कही है कि वो हनुमान जी को नहीं मानते, वो हनुमान जी में भरोसा नहीं रखते। वैसे तो ये मैटर अदालत में है, मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन जहां तक मेरी नॉलेज कहती है, जहां तक मुझे पता है, शायद वो ऐसा है कि ये किसी की मर्जी है कि वो किसी धर्म में विश्वास रखे या ना रखे, वो किसी धर्म को माने या ना माने। तो अगर राजा मौली ने यह कहा है कि वो किसी एक धर्म को नहीं मानते, वो नास्तिक है, तो मेरे ख्याल में इस बात पर राजा मौली के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं होनी चाहिए। ये बात मैं काफी दिनों से कहता आ रहा था कि दे दे प्यार दे 1 बहुत बड़ी डिजास्टर फिल्म थी, तो फिर उसका सीक्वल क्यों बना, ये मेरी समझ से बाहर की बात है। तकरीबन अब से 10 दिन पहले दे दे प्यार दे 2 रिलीज हुई थी और भाई साहब पहले ही हफ्ते में डिजास्टर हो गई। पहले हफ्ते में इस फिल्म ने नेट बिजनेस किया सिर्फ 41 सीआर का, यानी कि अब इसका लाइफ टाइम बिजनेस हो सकता है मैक्सिमम 60 सीआर। और मैं आपको ये बता दूं कि इस फिल्म का बजट है 120 सीआर। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिल्म फ्लॉप ही नहीं हुई है भाई साहब, सुपर डुपर डिजास्टर हो गई है। डिजास्टर भी नहीं हुई, ये फिल्म ब्लॉकबस्टर हो गई है भाई साहब। और अजय के लिए ये कोई नई बात नहीं है। अजय की 10 फिल्में फ्लॉप होती है, फिर एक हिट होती है, फिर 10 फिल्में फ्लॉप होती है, फिर एक हिट होती है। और अजय की मार्केट को इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अजय खुद ही प्रोड्यूसर है, खुद ही एक्टर है। और ऐसे बहुत सारे कॉर्पोरेट हाउसेस बैठे हुए हैं जो अजय की फिल्में खरीदते ही रहेंगे। तो अजय फिल्में करता रहेगा, फ्लॉप हो या हिट हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंटरनेशनल टीवी आर्टिस्ट प्रियंका चोपड़ा को आप सभी जानते हैं, बहुत बड़ी ड्रामा है, पोतड़ों की बिगड़ी हुई है। अब इस मैडम का एक वीडियो वायरल है जिसमें देखा जा सकता है कि ये एयरपोर्ट पर आ रही है। इसने 2 लोगों को बुलाया हुआ है जिनको पैसे दिए हुए हैं, जिनसे कहा गया है कि वो इसके पास आए, इससे ऑटोग्राफ मांगे।
तो उन दो लोगों ने इससे ऑटोग्राफ लिया और फिर भागकर थोड़ी देर के बाद फिर दोबारा से इसके सामने आ गए, फिर से ऑटोग्राफ लिया। यानी कि इस बात का सबूत है कि ये पोतड़ों की बिगड़ी हुई कैसे पैसे खर्च करती है अपनी पब्लिसिटी करने के लिए, कैसे दुनिया को ये दिखाने की कोशिश करती है कि ये इंटरनेशनल स्टार है। हकीकत ये है कि ये टीवी स्टार है, टीवी स्टार से ज्यादा कुछ भी नहीं है। इसी फ्राइडे को फरहान अख्तर की फिल्म 120 बहादुर रिलीज हुई और पहले ही दिन डिजास्टर हो गई। इस फिल्म का बजट है 150 CR। इस फिल्म को करने के लिए फरहान ने चार्ज किए हैं 20 CR, 10 CR एज एन एक्टर, और उसने डायरेक्टर की हेल्प की है 10 CR एज ए डायरेक्टर। और इस फिल्म को ओपनिंग कितनी लगी? इस फिल्म ने पहले दिन नेट बिजनेस किया 2 CR का। इसका मतलब यह हुआ कि इस फिल्म का लाइफ टाइम बिजनेस होगा मैक्सिमम 10 CR का। 10 CR का मतलब यह हुआ कि प्रोड्यूसर को मिलेंगे 4 CR। कितने भाई साहब? 4 CR। और क्योंकि फिल्म इतनी बड़ी डिजास्टर हो गई है तो जाहिर सी बात है अब OTT राइट्स भी नहीं बिक पाएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि इस फिल्म के सभी राइट्स बिकने के बाद टोटल रिकवरी होगी 20 CR की। और क्योंकि ये फिल्म 150 CR में बनी है तो इसका मतलब ये हुआ कि इस फिल्म में नुकसान होगा सिर्फ 130 CR का। आप अंदाजा लगा करके देखिए कि 130 करोड़ रुपए कितने होते हैं। 130 CR। ये कौन निर्माता है, कहां कहां से आते हैं बॉलीवुड में फिल्में बनाने? जब इनको नहीं पता तो ये खुदकुशी करने क्यों आते हैं भाई साहब? अब आप अंदाजा लगा करके देखिए कि एक आदमी कहीं बाहर से आया बॉलीवुड में, उसने फिल्म बनाई और पहली फिल्म में 130 करोड़ रुपए लुटाकर चला गया। अब जिंदगी में दोबारा वो आदमी कभी बॉलीवुड का नाम भी नहीं सुनेगा। फिल्म बनाना तो बहुत दूर की बात है। डबल ढोल की रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर का ट्रेलर रिलीज हो गया है और बहुत लोग ये कह रहे हैं कि ये फिल्म बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर होने वाली है, क्योंकि जिन लोगों ने इसका ट्रेलर देखा है उनको ऐसा लग रहा है कि ये तो वैसी ही फिल्म है जैसे कि एनिमल थी। और हकीकत में जो इस फिल्म का डायरेक्टर है उसने एनिमल बनाने की ही कोशिश की है और यही उसकी सबसे बड़ी गलती है। 4 मिनट का ट्रेलर रिलीज किया गया है और पूरे ट्रेलर में लड़ाई झगड़ा, खून खराबा, बॉम्ब ब्लास्ट के अलावा कुछ भी नहीं है। यानी कि जो डायरेक्टर है आदित्य धर, उसने ये मान लिया था कि अगर वो एनिमल से ज्यादा वायलेंस दिखाएगा, एनिमल से ज्यादा खून खराबा दिखाएगा तो उसकी फिल्म सुपरहिट हो जाएगी। और बस यही उसकी सबसे बड़ी गलती है। ये ट्रेलर देखने के बाद बहुत सारे लोगों की समझ में इस फिल्म की कहानी भी नहीं आई। उनको ऐसा लग रहा है कि शायद एक रॉ एजेंट की ये कहानी है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि एक रॉ एजेंट की कहानी है और वो एजेंट है रणवीर सिंह। लेकिन आगे की कहानी ये है कि ये एजेंट पाकिस्तान में जाकर वहां के जितने भी अंडरवर्ल्ड डॉन्स हैं उनको सबको खत्म कर देता है। आप इस कहानी को इस तरह से समझिए कि जिस तरह से मुंबई में अंडरवर्ल्ड है उसी तरह कराची में भी अंडरवर्ल्ड है। कराची शहर भी वैसा ही है जैसे कि मुंबई है। और आप सभी जानते हैं कि जितने भी मुंबई के अंडरवर्ल्ड डॉन्स भागे हुए हैं वो सब पाकिस्तान में रहते हैं। पाकिस्तान की सरकार उनको पनाह देती है, उनको पालती है ताकि वो इंडिया को नुकसान पहुंचा सके। और फिल्म धुरंधर की कहानी क्या कहती है कि हमारा एक रॉ एजेंट पाकिस्तान में जाता है और जो कराची अंडरवर्ल्ड के डॉन्स हैं उन सभी को खत्म कर देता है, उन सभी को मार देता है। तो ये तो एक तरह से हमारे एजेंट ने पाकिस्तान की हेल्प की है। जो पाकिस्तान में क्रिमिनल्स हैं उनको खत्म कर दिया है। तो इससे हिंदुस्तान को क्या फायदा हुआ? हिंदुस्तान को तो उल्टा इससे नुकसान हो गया है। भाई अगर पाकिस्तान में क्राइम होता है, पाकिस्तान में अंडरवर्ल्ड डॉन्स है, पाकिस्तान में क्रिमिनल्स है, तो ये तो पाकिस्तान के लिए बुरा है। अगर हमारा एक रॉ का एजेंट अपनी जान पर खेलता है और वहां जाकर उनको मार देता है, वहां पाकिस्तान में क्राइम खत्म कर देता है, तो ये तो पाकिस्तान का भला हुआ ना। कमाल है भाई साहब आदित्य धर साहब, डायरेक्टर साहब। जब आप ये फिल्म बना रहे थे तो क्या सोच रहे थे भाई साहब? और मैं आपको ये बता दूं कि इस फिल्म में जो नाम यूज किए हैं वो भी रियल हैं। यानी कि कराची अंडरवर्ल्ड डॉन्स के जो रियल नाम हैं उन्हीं को इस फिल्म में रखा गया है। तो मैं ये बात तो मान सकता हूं कि ये फिल्म पाकिस्तान में सुपरहिट हो सकती है, लेकिन ये फिल्म इंडिया में कैसे चलेगी?
जो इंडिया की जनता है उसका इस कहानी से क्या लेना देना है। अगर आपको याद हो, जब फाइटर का ट्रेलर रिलीज हुआ था उसमें भी कुछ ऐसी ही कहानी थी, थोड़ी अलग थी। ऋतिक था, दीपिका थी, अनिल कपूर था और सब लोग ये कह रहे थे कि फाइटर का पहले दिन का बिजनेस होगा 50 से 60 करोड़ रुपए। मैंने कहा था कि ये फिल्म 15 से 20 करोड़ के बीच में ही खुलेगी, इससे ज्यादा नहीं खुल सकती, पॉसिबल नहीं है। और वही हुआ था। और जिस दिन फिल्म रिलीज हुई थी उसी दिन बर्बाद हो गई थी, क्योंकि सिर्फ पाकिस्तान को गालियां देने से कोई भी फिल्म नहीं चल सकती। पाकिस्तान को गालियां क्यों दी जा रही है वो रीजन सॉलिड होना चाहिए, तभी एक फिल्म चल सकती है, नहीं तो नहीं चल सकती। तो अगर डबल ढोल की रणवीर सिंह एक एजेंट बना है और वो पाकिस्तान में जाकर वहां के गुंडों को मारता है, पाकिस्तान को गालियां देता है, तो ये रीजन कोई बहुत ही कमाल का रीजन नहीं है जिसकी वजह से पब्लिक इस फिल्म को देखने जाएगी। धुरंधर के बारे में भी बहुत लोग यही कह रहे हैं कि इस फिल्म को ओपनिंग लगेगी 40 से 50 करोड़ की। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इस फिल्म को ओपनिंग लगेगी 15 से 20 करोड़ रुपए की, और जिस दिन यह फिल्म रिलीज होगी उसी दिन शाम तक यह फिल्म बर्बाद हो जाएगी, सुपर फ्लॉप हो जाएगी। बॉलीवुड में इससे पहले भी एक ऐसी फिल्म बन चुकी है जिसका नाम था मिशन इस्तांबुल। मैंने उस वक्त भी यही कहा था कि इस फिल्म का इंडिया की जनता से कोई लेना देना नहीं है, इस फिल्म का डिसास्टर होना तय है, और वो फिल्म डिसास्टर ही हुई थी। और मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म को बनाते वक्त डायरेक्टर आदित्य धर को बिल्कुल नहीं पता था कि वो क्या फिल्म बना रहा है, क्या शूट कर रहा है। यही वजह है कि एडिट होने के बाद आदित्य धर के पास 7.5 घंटे का फुटेज है, और उस 7.5 घंटे में से 3 घंटे 3 मिनट की यह फिल्म रिलीज की जा रही है। तो हकीकत में जब आदित्य धर इस फिल्म को बनाने गया था तो उसके पास एडिट होने के बाद मैक्सिमम फुटेज होनी चाहिए थी 3 घंटे की, और फिल्म रिलीज होनी चाहिए थी ज्यादा से ज्यादा 2.5 घंटे की। लेकिन उस भाई ने एक फिल्म को शूट करते हुए तकरीबन 3 फिल्में शूट कर डाली, क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि वो क्या शूट कर रहा है। और जो बजट 150 करोड़ पे शुरू हुआ था, फिल्म खत्म हुई है 350 करोड़ पे। मैं आपको ये बता दूं कि ना ही इस फिल्म में आदित्य धर ने पैसे लिए हैं, ना ही रणवीर सिंह ने पैसे लिए हैं, उल्टे इन दोनों ने अपनी जेब से पैसे डाले हैं इस फिल्म को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि जियो ने और पैसा देने से बिल्कुल मना कर दिया था। उसकी वजह यह है कि इन दोनों के ही कैरियर का दारोमदार इसी फिल्म पर है। अगर ये फिल्म चलेगी तो ये दोनों मार्केट में रहेंगे, ये फिल्म फ्लॉप हो जाएगी तो दोनों का कैरियर इसी फिल्म के साथ समाप्त हो जाएगा। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इस फिल्म का डिसास्टर होना तय है। इस फिल्म के डिसास्टर होने के बाद डबल ढोल की भी अपने घर बैठ जाएगा और आदित्य धर का कैरियर तो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। टाटा बाय बाय। वीडियो थोड़ा पुराना है, जरा देखिए दिलजीत कैसे नाच रहा है। देखा आपने, ये वीडियो उस वक्त का है जब दिलजीत ने अपना कैरियर शुरू किया था। दिलजीत कुछ बनने की कोशिश कर रहा था। ये इस बात का सबूत है कि इंसान कहां से शुरू करता है और कहां पहुंच सकता है। ये इस बात का सबूत है कि जब इंसान में मेहनत करने की लगन होती है तो जिंदगी में कुछ ना कुछ बन जाता है। आप जरा देखिए कि दिलजीत कितनी मेहनत कर रहा था, किस तरह से उछल उछल कर गा रहा था, कूद रहा था, नाच रहा था, और आज की तारीख में दिलजीत एक अच्छे मुकाम पर है। तो दोस्तों, मेहनत करने से कभी भी पीछे नहीं हटना, मेहनत करना, और अगर आप मेहनत करोगे तो जो आपके सपने हैं वो पूरे हो सकते हैं। ऐश्वर्या राय जी किसी प्रोग्राम में गई थी, वहां नरेंद्र मोदी जी भी बैठे हुए थे, और वहां मोदी जी के सामने ऐश्वर्या जी ने क्या कहा, जरा आप सुन लीजिए। There is only one caste, the caste of humanity. There is only one religion, the religion of love. ऐश्वर्या जी ने बिना ये सोचे कि इस फंक्शन में कौन है कौन नहीं है, वही कहा जो दुनिया का सही सच है, वही कहा जो हकीकत है, वही कहा जो ऐश्वर्या का दिल कहता है, वही कहा जो ऐश्वर्या को कहना चाहिए। ऐश ने 1 मिनट के लिए भी ये नहीं सोचा कि किसको अच्छा लगेगा, किसको बुरा लगेगा, किसके लिए ये स्टेटमेंट सही है, किसके लिए गलत है। ऐश ने वही कहा
जो आज की तारीख में हर आदमी ने हिंदुस्तान में कहना चाहिए। वैसे तो जितने भी बॉलीवुड वाले हैं, जैसे ही इनको कोई पार्टी मिलती है उसको ये लोग लूट लेते हैं, उसको नंगा करके मुंबई से भेजते हैं और मुंबई में कोई भी निर्माता इन पर केस कर नहीं सकता, क्योंकि अगर मुंबई में इन पर केस करेगा तो उल्टा वो खुद ही जेल में चला जाएगा। तो ऐसा ही काम किया है डायरेक्टर विक्रम भट्ट ने। राजस्थान में एक कोई फेमस डॉक्टर है जिसका नाम है अजय मुड़िया। विक्रम भट्ट की उससे मुलाकात हुई। उस बेचारे को अपनी वाइफ की कहानी पर एक फिल्म बनानी थी। उसकी वाइफ मर चुकी है, लेकिन वो अपनी वाइफ को बहुत प्यार करता है। यही वजह है कि वो उसके लिए एक फिल्म बनाना चाहता था। तो उसने विक्रम भट्ट से कहा कि भाई साहब, आप मेरी वाइफ के ऊपर एक फिल्म बना दीजिए। विक्रम ने कहा कि सर दिक्कत ही कोई नहीं, आप मुझे 30 करोड़ रुपए दो, मैं ऐसी फिल्म बना दूंगा कि पूरी दुनिया आपकी पत्नी के बारे में जान जाएगी। डॉक्टर साहब 30 करोड़ देने के लिए तैयार हो गए, लेकिन जैसे कि मैंने कहा विक्रम भट्ट को तो पार्टी मिल चुकी थी, तो विक्रम भट्ट ने सोचा कि थोड़ा और लूटा जाए। विक्रम भट्ट ने कहा कि सर तकरीबन 20 करोड़ रुपए और दे दीजिए, अगर आप दे दोगे तो मैं 4-5 फिल्में बना दूंगा और आपको प्रॉफिट होगा सिर्फ और सिर्फ 200 करोड़ रुपए का। कितना प्रॉफिट होगा? 200 करोड़ का। आप मुझे बताइए, 40-50 करोड़ रुपए लगाने के बाद 200 करोड़ का प्रॉफिट होगा। डॉक्टर साहब को भी थोड़ा सा अपना दिमाग यूज करना चाहिए था, सोचना चाहिए था कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है कि 40-50 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके 200 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हो जाए। लेकिन डॉक्टर साहब भी लालच में आ गए और डॉक्टर साहब ने कहा कि दिक्कत ही कोई नहीं, तो उन्होंने बाकी के पैसे भी विक्रम भट्ट को दे दिए। तो डॉक्टर साहब का कहना यह है कि विक्रम भट्ट ने डॉक्टर से 42 करोड़ रुपए लिए और एक भी फिल्म नहीं बनाई। जहां 4-5 फिल्में बनाने वाला था, एक भी नहीं बनाई। आप अंदाजा लगाइए, लूट की अब देखिए। क्योंकि विक्रम भट्ट को अच्छी तरह पता था कि मुंबई में डॉक्टर उसके ऊपर केस नहीं कर सकता, अगर केस करेगा तो उल्टा डॉक्टर ही जेल में जाएगा। ये बॉलीवुड वालों का कॉन्फिडेंस है कि अगर बाहर से कोई आदमी आया तो उसको ये डंके की चोट पे लूटेंगे और वो अपना पैसा वापसी नहीं मांग सकता, अगर मांगेगा तो जेल जाएगा। ये पावर है बॉलीवुड वालों की मुंबई में। आप अंदाजा लगाइए, इसको आप क्या कहोगे? इसको गुंडागर्दी ही कहोगे आप। अब 42 CR कोई छोटी मोटी रकम तो होती नहीं है, तो जाहिर सी बात है उस बेचारे ने राजस्थान में ही अपने शहर में FIR करा दी है विक्रम भट्ट पर, उसकी वाइफ पर और उसकी बेटी पर। इस बारे में बहुत सारे लोगों से बॉलीवुड में मेरी बात हुई और उन सबका यही कहना है कि भाई विक्रम भट्ट का कुछ भी नहीं होगा। विक्रम भट्ट पैसे लेकर खा गया है, बचने के लिए 10-15 करोड़ रुपए खर्च भी कर देगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन विक्रम भट्ट का कुछ भी होने वाला नहीं है। लेकिन मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ऐसा नहीं है। डॉक्टर ने अगर FIR कराई है तो कुछ सोच समझकर ही कराई होगी। डॉक्टर साहब की उसके शहर में पावर जरूर होगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि विक्रम भट्ट के जेल जाने के पूरे चांस हैं। और मैं पर्सनली ये बात कहता हूं कि अगर किसी आदमी के 42 करोड़ लूटे गए हैं, 42 करोड़ बहुत बड़ी रकम है, तो उस आदमी को इंसाफ मिलना चाहिए। जिस आदमी ने उसके पैसे लूटे हैं उसको जेल में डाला जाना चाहिए, उसको सजा मिलनी ही चाहिए। तमन्ना फैली हुई का नया लुक मार्केट में आ गया है। अब जो तमन्ना ने नया लुक बनाया है उसमें तमन्ना भूतनी दिख रही है। आप भी जरा देख लीजिए। Hi, this is Tamanna Bhatia. I just worked for Falguni Shane Peacock at the Blenders Pride Fashion Tour. मेरे ख्याल में विजय से ब्रेकअप करने के बाद तमन्ना ने ये डिसाइड किया है कि अब उसने सब चीजों को बदल देना है। यही वजह है कि तमन्ना ने वजन घटा लिया है। तमन्ना फैली हुई से तमन्ना भूतनी दिखने लगी। बहुत अच्छा है मैडम जी। ये तो आप सभी जानते हैं कि टाइगर की पिछली 5-6 फिल्में फ्लॉप हो गई है। यही वजह है कि टाइगर आज के वक्त में एक के बाद दूसरी फिल्म साइन कर रहा है और टाइगर चार्ज कर रहा है एक फिल्म का 18 करोड़ रुपए। एक बहुत बड़ी कंपनी है पीपल्स फैक्ट्री मीडिया, जिन्होंने फिल्म राजा साहब बनाई है जो जनवरी में रिलीज होने वाली है। 2 फिल्मों के लिए साइन किया है उन्होंने टाइगर को। टाइगर करण जौहर की भी एक फिल्म में काम कर रहा है जिसकी शूटिंग चालू हो चुकी है, जिसका हीरो है लक्ष्य। टाइगर ने एक फिल्म साइन की है उस डायरेक्टर के साथ राम माधवानी के जिसने कभी नीरजा बनाई थी। टाइगर ने एक फिल्म साइन की है टी सीरीज की जिसको डायरेक्ट करेगा मिलाप जवेरी, जिसमें विद्युत जामवाल भी होगा। टाइगर ने एक और फिल्म साइन की है निर्माता मुराद खेतानी की,
वही निर्माता जो एनिमल के भी निर्माता है, कबीर सिंह के भी निर्माता हैं। और बताया जा रहा है कि टाइगर और भी 2 फिल्में जल्दी ही साइन करने वाला है। यानी कि टाइगर ऑलरेडी 5-6 फिल्में साइन कर चुका है। इसका मतलब यह हुआ कि टाइगर के पास 2026 और 27 में वक्त नहीं है किसी और फिल्म के शूट करने के लिए। अब देखने वाली बात यह होगी कि ये सभी फिल्में हिट होंगी या फ्लॉप होंगी। अगर इनमें से एक फिल्म भी हिट हो गई, किसी एक फिल्म ने भी 100+ CR का बिजनेस कर लिया, तो टाइगर मार्केट में रहेगा। और अगर ये सभी फिल्में लाइन से फ्लॉप हो गई तो फिर टाइगर का कैरियर इन्हीं फिल्मों के साथ समाप्त हो जाएगा। किसी जमाने में एक्टर कुमार गौरव को लॉन्च किया गया था। फिल्म का नाम था लव स्टोरी। फिल्म ब्लॉकबस्टर रही थी। उस फिल्म के ब्लॉकबस्टर होने के बाद कुमार गौरव ने 12 फिल्में साइन की थी। 12 फिल्मों में से 4 फिल्में बनी थी, रिलीज हुई थी, सुपर फ्लॉप हो गई थी। बाकी की 8 फिल्में डब्बे में बंद हो गई थी, ना कभी बनी ना कभी रिलीज हुई। और उन्हीं फिल्मों के साथ कुमार गौरव का कैरियर हमेशा के लिए खत्म हो गया था। इसी फ्राइडे को विवेक ओबेरॉय की फिल्म मस्ती रिलीज हुई है और विवेक ने एक ऐसा बयान दिया है जिसके लिए उसकी बहुत निंदा की जा रही है। विवेक ने कहा है कि 50 साल के बाद कोई नहीं जानेगा कि शाहरुख खान कौन था। 1960s में किसकी कौन सी पिक्चर हिट हुई थी, फ्लॉप हुई थी, आप किसी को पूछ लो, आज नोबडी केयर्स। याद नहीं है। आप भी वैसे ही हिस्ट्री में रेलेगेट होने वाले हो जी। 2050 में लोग बोलेंगे कौन शाहरुख खान। अगर 50 साल के बाद आप किसी यंग बच्चे से पूछोगे कि SRK कौन था, तो वो कहेगा कि उसको नहीं पता, क्योंकि आज के वक्त में राज कपूर साहब को कोई नहीं जानता। मैं विवेक को बताना चाहता हूं कि राज कपूर साहब को मर के तकरीबन 40 साल हो गए हैं। तो 40 साल के बाद आज की तारीख में शायद कुछ ऐसे यंग बच्चे होंगे जो उनको नहीं जानते, लेकिन आज भी मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि 50% जनता राज कपूर साहब को जानती है। विवेक तो खुद जानता है राज कपूर को, मैं भी राज कपूर को जानता हूं। यह साल चल रहा है 2025। इस वक्त SRK की एज है तकरीबन 60, यानी कि 2050 तक शायद SRK जिंदा होगा। और अगर SRK जिंदा होगा तो उस वक्त भी सुपरस्टार होगा, ठीक उसी तरह जैसे कि आज बच्चन साहब सुपरस्टार हैं, जिंदा हैं। और मुझे हिंदुस्तान में एक आदमी बता दीजिए आप जो बच्चन साहब को नहीं जानता। तो जब 2050 में SRK जिंदा होगा तो मैं ये बिल्कुल नहीं मानता कि कोई ऐसा होगा जो SRK को नहीं जानता होगा। और 2050 में ही नहीं, मुझे ऐसी उम्मीद है कि 2070 या 75 तक SRK जिंदा रहेगा, क्योंकि दुनिया भर में ऐसे बहुत इंसान हैं जिनकी एज 100 साल है। वैसे तो तकरीबन सभी एक्टर अकल से पैदल हैं, अनपढ़ है, लेकिन मेरे विवेक ओबेरॉय भाई अकल से पैदल अनपढ़। मुझे आप ये बताइए कि जब 2050 में SRK जिंदा होगा और सुपरस्टार होगा, तो फिर आप ये कैसे कह सकते हो कि 2050 में यंग बच्चों को ये नहीं पता होगा कि SRK कौन है। अगर ये भी मान लिया जाए कि SRK 80-90 की एज में मर जाएगा, तो भी SRK को 100 साल तक पब्लिक याद रखेगी। तो भाई साहब, जो स्टेटमेंट आपने दिया है उसमें 1% भी सच्चाई नहीं है, वो सरासर बेवकूफी है। बेवकूफी के अलावा कुछ भी नहीं है। तो मैं आपको अकल से पैदल इंसान को ये बताना चाहता हूं कि भाई साहब, जब आप ऐसा कोई बयान देते हो तो थोड़ा सोच लिया करो बोलने से पहले। कुछ भी बकवास मत किया करो पब्लिसिटी के लिए यार। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नीतू चंद्रा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। नीतू चंद्रा ने एक पार्टी की तारीफ कर दी और ये बात इलेक्शन कमीशन को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, तो इलेक्शन कमीशन ने फौरन ही नीतू चंद्रा को हटा दिया। मैडम जी, एक तो कोई छोटा मोटा काम मिला था आपको, वो भी आप फ्री कर रही थी, कुछ पैसे तो नहीं मिल रहे थे, लेकिन चलो कुछ तो कर रही थी, वो भी चला गया। अब क्या करोगे घर पे बैठ के, मुझे बताओ। आज की तारीख में बॉलीवुड में नया फैशन निकला है। जितनी भी हीरोइंस हैं उन सबको बॉयफ्रेंड चाहिए 10-15 साल छोटा। प्रियंका चोपड़ा ने भी अपने से छोटे लड़के के साथ शादी की है, कैट ने भी अपने से छोटे लड़के के साथ शादी की है, और अब हुमा कुरैशी भी एक बॉयफ्रेंड को लेकर घूम रही है जो उससे तकरीबन 10-12 साल छोटा है। और हुमा इस बॉयफ्रेंड को लेकर फूल ही नहीं समा रही है भाई साहब। भले ही लुक्खा हो बेचारा, भले ही पैसे ना हो, भले ही कैसा भी दिखता हो, लेकिन 10 साल छोटा तो है। मतलब हुमा ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि देखो मैं कितनी सुंदर हूं, कितनी अट्रैक्टिव हूं, कि मुझे जो बॉयफ्रेंड मिला है वो 10-12 साल छोटा मिला है। लेकिन ये बॉयफ्रेंड आपके पास कितने दिन रहेगा उमा जी, ये बता दो आप मुझे। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर बहुत बड़ा लुक्खा हुआ
जेब में कुछ भी ना हुआ, तब भी 1 साल से ज्यादा तो नहीं रहेगा, 1 साल के बाद तो भाग ही जाएगा। मलाइका अरोरा को आपको पता ही है कितनी बड़ी नौटंकी है, क्या क्या करती है पब्लिसिटी के लिए। अपने बड़े बेटे से अपने ही पॉडकास्ट में पूछती है कि तूने फर्स्ट टाइम कब किया था। आप अंदाजा लगाइए कितनी बड़ी नौटंकी है ये। अपने ही बेटे से कोई माँ ये सवाल कैसे पूछ सकती है। लेकिन खैर बॉलीवुड में तो कुछ भी हो सकता है, बॉलीवुड का तो आपको पता ही है, इन लोगों का कल्चर कैसा है ये तो आप जानते ही हो। तो मलाइका की एज है तकरीबन 55 साल, और 55 साल में कैसा गाना कर रही है हनी सिंह के साथ, जरा आप देख लीजिए। देख लिया भाई साहब आपने। ये इस बात का सबूत है कि मलाइका को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि उसका बेटा देखेगा या नहीं देखेगा, उसका बेटा क्या कहेगा क्या नहीं कहेगा, समाज क्या कहेगा, इससे कोई लेना देना नहीं है। एक साउथ के बहुत बड़े एक्टर ने रणबीर कपूर के साथ ब्रह्मास्त्र में काम किया था। उसी वक्त में रणबीर कपूर फिल्म एनिमल को साइन करने वाला था। अब उस साउथ के एक्टर ने बताया है कि एनिमल को करने के लिए रणबीर कपूर क्यों मरा जा रहा था। रणबीर कपूर इतना उतावला था उस फिल्म को करने के लिए जिसकी कोई हद नहीं। रणबीर कपूर ने उस एक्टर से कहा था कि सर ये देखिए संदीप वांगा रेड्डी जो किस सीन है उनको कैसे फिल्माता है, और एनिमल में मेरे ऐसे ही सीन हैं तो मजा आ जाएगा। तो कहने का मतलब यह है उस एक्टर ने यह कहा है कि रणबीर कपूर एनिमल को करना चाहता था सिर्फ इसलिए कि उसको रश्मिका को किस करना था, वो रश्मिका को किस करने के लिए मरा जा रहा था। At that time I was doing Brahmastra with him, and he was only talking about the animal he was going to start. Okay. He hadn't started Animal. Okay. Appadki. Yeah. He was going to start. He was pulling out Arjun Reddy. He wasn't pulling out the Hindi version. He was pulling out the Telugu version. Okay. Yeah. And showing these scenes, some scenes. Okay. And there was, I remember one sequence where I think in Arjun Reddy where Vijay is kissing a girl. Yeah. 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 And he was showing, look how real it is. Yeah. Okay. अरे दिल फेंक आशिक पोतड़ों के बिगड़े हुए रणबीर भाई, आपकी शादी हो गई है, कुछ तो मर्यादा रखिए, कुछ तो लिहाज रखिए। और वो लड़की वैसे भी आपसे 10-12 साल छोटी है। अगर उसके होते हुए भी आप ऐसी हरकतें करोगे तो फिर वो लड़की क्या करेगी? जाहिर सी बात है वो लड़की वही करेगी जो उसने रॉकी और रानी में किया था, करण जौहर की फिल्म में। क्योंकि आप रश्मिका को किस करने के लिए मरे जा रहे थे तो आलिया रणवीर सिंह को किस करने के लिए मरी जा रही थी। तो उसने रॉकी और रानी में हर दूसरे सीन में रणवीर सिंह को किस किया था। क्योंकि जैसे पोतड़ों के बिगड़े हुए आप हो, वैसी ही पोतड़ों की बिगड़ी हुई वो है। वो भी बॉलीवुड से है, आप भी बॉलीवुड से हो। यानी कि वो एक कहावत है ना कि कोढ़ी को कोढ़ी 80 कोस पर जाके मिलता है, लेकिन मिलता जरूर है भाई साहब। अबे भाई साहब कुछ तो मर्यादा रखो भाई साहब। बाहुबली के डायरेक्टर राजा मौली ने अपनी नई फिल्म का ऐलान किया है जिसका नाम है वाराणसी। तेलुगु फिल्मों का सुपरस्टार महेश बाबू इस फिल्म का हीरो है। तो जिस दिन इस फिल्म की ऑफिशियल लॉन्चिंग की गई उस दिन एक बड़े से बैल पर बैठकर आया महेश बाबू, लेकिन ये बैल डुप्लीकेट था। यानी कि राजा मौली ने अभी से दिखा दिया है कि महेश बाबू इस फिल्म में इसी बैल पर बैठकर आएगा और वो बैल डुप्लीकेट होगा जिस पर बैठकर शूटिंग की जाएगी, लेकिन फिल्म में दिखेगा कि बिल्कुल रियल है। मुझे लगता है ये तरीका बिल्कुल गलत था। जिन्होंने भी इसको देखा है उनके दिमाग में ये बात जरूर रहेगी कि ये एक डुप्लीकेट बैल है जिस पर बैठकर महेश बाबू ने पूरी फिल्म की शूटिंग की है। अगर आपको याद हो जब कभी कंगना की फिल्म मणिकर्णिका आई थी तो एक वीडियो वायरल हुआ था, दिखाया गया था कि कंगना एक डुप्लीकेट घोड़े पर बैठकर फाइट कर रही थी और उस वीडियो को लेकर पब्लिक में खूब बातें हुई थी। पब्लिक ने कहा था कि ये कंगना तो डुप्लीकेट घोड़े पर बैठकर फाइट कर रही थी, इसने कोई रियल फाइट नहीं की, ये कोई लक्ष्मीबाई नहीं है। कसम रावण की टोनी कक्कर एक ऐसा म्यूजिक डायरेक्टर है जो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, बहुत ज्यादा। ये भाई साहब गाने रिलीज करता ही रहता है, इसके गानों का पब्लिक मजाक बनाती रहती है, लेकिन इसको घंटा फर्क नहीं पड़ता, ये गाने बनाता रहता है और बनाने भी चाहिए। जाहिर सी बात है, इससे क्या फर्क पड़ता है कि पब्लिक क्या कहती है। जो इसकी बहन नेहा कक्कर है सिंगर, भाई साहब उसकी आवाज तो बहुत बढ़िया है, लेकिन हाइट है 1.5 फीट। वो कब शुरू होती है कब खत्म हो जाती है किसी को नहीं पता।
लेकिन कॉन्फिडेंस देखिए कि वो अपने गाने पे खुद ही डांस किया करती है। तो अब टोनी कक्कर का एक नया गाना रिलीज हुआ है और बच्चे उस गाने का खूब मजाक बना रहे हैं, जरा आप भी सुन लीजिए। चुराया मैंने तेरे बगीचे से आलू आलू आलू, आंटी बोलती मैं हूँ कि भिंडी ले लूं क्यों? क्योंकि वो है सस्ती 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 सस्ती। देख लिया आपने किस तरह से नेहा कक्कर का मजाक बनाया जा रहा है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि मजाक बने तो बने, घंटा फर्क नहीं पड़ता। टोनी भाई आप गाने बनाते रहो, दिक्कत कोई नहीं है भाई साहब। ये तो आप सभी जानते हैं कि अर्जुन कपूर का करियर खत्म हो गया है बेचारे का। आज की तारीख में अर्जुन के पास एक भी फिल्म नहीं है और अर्जुन जब भी कोई पोस्ट करता है उस पर कमेंट्स ऐसे आते हैं कि भाई साहब जो पढ़ने वाले हैं उनको भी शर्म आने लगती है उनको पढ़कर। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि अर्जुन कपूर अकेला नहीं है, वरुण धवन जल्दी ही अर्जुन कपूर को ज्वाइन करने वाला है। वरुण धवन की एक फिल्म आ रही है जिसको डेविड धवन यानी उनके फादर ने डायरेक्ट किया है। हालांकि डेविड धवन से आज की तारीख में सही से चला भी नहीं जाता, लेकिन नाम डेविड धवन का ही है एज ए डायरेक्टर। रियल में इस फिल्म को डेविड धवन के दूसरे बेटे रोहित ने डायरेक्ट किया है। लेकिन इस फिल्म के निर्माताओं को ऐसा लगता है कि अगर डायरेक्टर में डेविड धवन का नाम आएगा तो फिल्म सुपरहिट हो जाएगी, क्योंकि ये फिल्म रीमेक है बीवी नंबर 1 की और बीवी नंबर 1 फिल्म को भी डेविड धवन ने ही डायरेक्ट किया था। लेकिन आज की तारीख में ऐसी फिल्मों को कुत्ता भी नहीं देखता। आज की तारीख में ऐसी फिल्में पहले ही दिन डिसास्टर हो जाती है। तो कहने का मतलब यह है कि 2.5 फीट 3 इंच के बटले हीरो वरुण धवन की फिल्म डिसास्टर होने वाली है गारंटी के साथ। और जैसे ही यह फिल्म डिसास्टर होगी वैसे ही वरुण धवन अर्जुन कपूर के क्लब को ज्वाइन कर लेगा। फिर इन दोनों में कंपटीशन चलेगा कि बॉलीवुड के इतिहास में सबसे बड़ा फ्लॉप एक्टर इन दोनों में से कौन है। मेरी तरफ से इन दोनों को ऑल द बेस्ट। मैं कहता हूं आप दोनों में से जो भी जीतेगा भाई साहब अमर हो जाएगा। वैसे तो आप दोनों ही विनर हो यार, कोई दिक्कत ही नहीं है। बाबा बागेश्वर धाम एक यात्रा निकाल रहा है और कह रहा है कि हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए। मुझे तो 1% भी प्रॉब्लम नहीं है अगर देश को हिंदू राष्ट्र बना दिया जाएगा। बीजेपी देश को रूल कर रही है, अगले 50 साल भी बीजेपी ही देश को रूल करेगी। तो ये बीजेपी की मर्जी है कि वो इंडिया को इंडिया रखते हैं या हिंदू राष्ट्र बनाते हैं। लेकिन इस पद यात्रा में बॉलीवुड के भी बहुत सारे लोग गए और उन्हीं में से एक है शिल्पा शेट्टी। जरा सुन लीजिए शिल्पा शेट्टी ने वहां क्या कहा। अगर मुझसे पूछा जाए कि मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ तो मैं क्षत्रिय हूँ, मैं हिंदू हूँ और सनातन मेरा धर्म है और मैं इसे आगे बढ़ाऊंगी। आपने सुन लिया। अब आप ये अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे होंगे कि शिल्पा वहां क्यों गई और ऐसा बयान क्यों दे रही है। उसकी वजह यह है कि शिल्पा पर एक धोखाधड़ी का केस है तकरीबन 60 करोड़ रुपए का। शिल्पा उसके हस्बैंड के खिलाफ केस है ईडी का। शिल्पा का हस्बैंड एडल्ट फिल्में बनाने के चक्कर में जेल में रह चुका है कई महीने। शिल्पा और उसके हस्बैंड पे और भी केसेस हैं। तो जनता यह कह रही है कि शिल्पा को हिंदू मुस्लिम से कोई लेना देना नहीं है। शिल्पा तो यह चाहती है कि उसको इन केसेस से अलग कर दिया जाए। शिल्पा और उसके हस्बैंड के खिलाफ जितने भी केसेस हैं उनको बंद कर दिया जाए, क्योंकि ये हमारा धर्म तो सिखाता ही नहीं। सनातन धर्म तो यही सिखाता है। This easy Kerala style chicken can be had with rotis, rice, appams or even neer. लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इस बाबा की पद यात्रा में शामिल होने से ये पॉसिबल नहीं है कि वो सारे केसेस हटा लिए जाएंगे शिल्पा जी। तो मुझे लगता है आप फालतू में मेहनत कर रही हो, कोई फायदा नहीं होने वाला। वैसे तो बॉलीवुड में हर साल बॉलीवुड के बच्चे लॉन्च होते ही रहते हैं, लेकिन साजिद नडियाडवाला का बेटा भी जल्दी ही लॉन्च होने वाला है और डायरेक्टर अहमद खान का बेटा भी जल्दी ही लॉन्च होने वाला है। ये दोनों ही लड़के बहुत अच्छे दिखते हैं। ये दोनों ही लड़के बहुत ही दिल से तैयारी कर रहे हैं लॉन्च होने के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों लड़के चल सकते हैं, ये दोनों लड़के आने वाले वक्त में स्टार बन सकते हैं। लेकिन गारंटी के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता भाई साहब, क्योंकि जनता डिसाइड करेगी कि ये चलेंगे या नहीं चलेंगे। जनता को कोई भी इन्फ्लुएंस कर ही नहीं सकता। हीरो वही बनेगा, स्टार वही बनेगा, सुपरस्टार वही बनेगा जिसको जनता चाहेगी, जिसको जनता पसंद करेगी। ये तो मैं बता ही चुका हूं कि जल्दी ही फिल्म धुरंधर रिलीज होने वाली है। ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है और इस फिल्म की जो हीरोइन है सारा अर्जुन, उसकी एज है सिर्फ 17 साल, यानी कि वो रणवीर सिंह से तकरीबन 20-21 साल छोटी है। आप मुझे बताइए डायरेक्टर की क्या मजबूरी थी कि डबल ढोलकी के अपोजिट इसको एक लड़की लेनी है जो तकरीबन 20-21 साल छोटी हो।
और डायरेक्टर ने यह भी बताया है कि कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबरा ने तकरीबन 700 लड़कियों का ऑडिशन किया और उनमें से इस लड़की को सेलेक्ट किया। 700 लड़कियों में से, आप अंदाजा लगाइए। मुझे लगता है डायरेक्टर सफेद झूठ बोल रहा है। यह पॉसिबल ही नहीं है कि कोई भी कास्टिंग डायरेक्टर एक किसी रोल के लिए 700 लड़कियों का ऑडिशन करे। खैर, बेचारे आदित्य को फिल्म को हिट करने के लिए पब्लिसिटी चाहिए, तो वो कुछ भी कह रहा है तो कहने दो, कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब। यहां तक तो हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके आगे थोड़ी सी दिक्कत है, क्योंकि आदित्य धर ने बताया कि उसका एक बहुत ही टैलेंटेड एडी है जिसकी उम्र सिर्फ 22 साल है। उसी ने इस फिल्म का टीजर बनाया, उसी ने ट्रेलर बनाया है, और जो कुछ भी उस लड़के ने बनाया वो इतना कमाल था कि आदित्य धर ने फौरन ही उसको एक्सेप्ट कर लिया, कहा कि भाई ये परफेक्ट है। One name I want to mention over here. You guys really enjoyed the teaser. You guys really enjoyed the trailer. I just want to tell you the teaser and the trailer was cut by my 22-year-old DA. His name is Ojas Gautam. Can I have Ojas on stage? He deserves to be here. ये आदित्य धर ने सफेद झूठ बोला है। एक्चुअली ये जो आदित्य का एडी है ये पत्नी यामी का छोटा भाई है। एक कहावत है कि सारी खुदाई एक तरफ और बीवी का भाई एक तरफ। तो अगर बीवी के भाई ने टीजर बनाया था तो आदित्य धर की क्या ही औकात थी कि वो ये कह देता कि बेटा ये अच्छा नहीं है। अगर उसने ट्रेलर बनाया था तो आदित्य धर की क्या ही औकात थी कि वो ये कह देता कि बेटा ये अच्छा नहीं है। अगर वो ये कहता तो बीवी रेल बना देती। तो आदित्य के पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं था कि वो ये कहे कि बेटा तू बहुत टैलेंटेड है, तू दुनिया का सबसे बड़ा जीनियस है, जो तूने बनाया है वो बिल्कुल परफेक्ट है। अरे मेरे भाई आदित्य भाई, क्यों अपना मजाक बना रहे हो, क्यों अपनी खुद ही वाट लगा रहे हो यार, कुछ तो मर्यादा रखो भाई साहब। दोस्तों, अगर आज का वीडियो आपने देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, लाइक तो जरूर करना भाई साहब, और कमेंट्स करके जरूर बताना कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद, सत्यमेव जयते।